हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो रामचंद्र तिवारी सीरीज चल रही है, मैं उसका पार्ट 13 लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हमारी जो पुस्तक है रामचंद्र तिवारी जी की हिंदी का गद्य साहित्य। मेरा नाम शैली वाशने है। मैं यूजीसी नेट 2021 की टॉपर रही हूँ। इसके अलावा मैंने जेएनयू, इग्नू, बीएचयू, एएमयू, डीयू आदि के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, जहां मैंने टॉप किया था। इसके अलावा मैंने 2024 में यूजीसी नेट का फिर से एग्जाम दिया था, जहां मुझे 99.97 परसेंटाइल के फिर से जेआरएफ प्राप्त हुआ। इसके अलावा मैंने मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटर्न एग्जाम क्लियर किया था और वर्तमान समय में जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी कर रही हूँ। तो दोस्तों, हमारा जो एचएन अध्ययन ऐप है, आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं। जैसे कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी हो, एमपी हो, हरियाणा हो या कोई अदर स्टेट हो, तो हमारे राजस्थान हो, तो हमारे ऐप पर उन सब के बैच चल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे पेपर 1 और पेपर 2 बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, तो आप मेरा कोड शैली11 यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने इससे ऊपर तक पढ़ लिया था। अभी हम हिंदी में जो प्रगतिवादी मार्क्सवादी समीक्षक हैं उनको पढ़ेंगे। हिंदी के प्रथम खेवे के प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचकों में प्रकाश चंद्र गुप्त, शमशेर बहादुर सिंह 1911, रामलाल शर्मा 1912, मुक्तिबोध 1917, शिवदान सिंह चौहान 1918, नेमीचंद जैन, अमृत राय 1921, रांगे राघव 1923, नामवर सिंह 1927 का स्थान महत्वपूर्ण है। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि प्रगतिवादी या मार्क्सवादी समीक्षक कौन नहीं है, तो हमें जो है उनका पता होना चाहिए। प्रकाश चंद्र गुप्त, शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, शिवदान सिंह चौहान, नेमी चंद्र जैन, अमृत राय, रांगे राघव और नामवर सिंह जी। तो आप लोगों को इनके नाम बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। जिस इनके अलावा मैंने जिनका भी डेट ऑफ ईयर बताया है, वो भी आपको याद होना चाहिए। प्रकाश चंद्र गुप्त ने नया हिंदी साहित्य 1941, आधुनिक हिंदी साहित्य दृष्टि 1955, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा महत्वपूर्ण 1953, साहित्य धारा 1955 आदि कृतियों में प्रगतिवादी दृष्टि से हिंदी साहित्य की नवीन प्राचीन प्रवृत्तियों का मूल्यांकन किया। आरंभिक प्रगतिवादी समीक्षक में आपका दृष्टिकोण अपेक्षाकृत उदार और संतुलित कहा जा सकता है। तो प्रकाश चंद्र गुप्त जी की रचनाएं ये महत्वपूर्ण है। नया हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य की दृष्टि, एक साहित्य, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, साहित्य धारा, तो इनकी जो भी रचनाएं हैं आलोचनात्मक, वे महत्वपूर्ण हैं। शमशेर बहादुर सिंह मूलतः कवि हैं, किंतु कविताओं के परखने में किसी भी श्रेष्ठ समीक्षक से कहीं अधिक सचेत रहे हैं। 1947 ईस्वी में आपकी समीक्षाओं का संकलन दोआब नाम से प्रकाशित हुआ। तो दोआब क्या है? उनकी समीक्षाओं का संकलन है। अब आपकी समस्त गद्य रचनाएं शमशेर बहादुर सिंह की कुछ गद्य रचनाएं नाम से 1889 में तथा कुछ और गद्य रचनाएं 1992 शीर्षक से प्रकाशित हुई हैं। दोआब में संकलित समीक्षार्थ अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें आपने मुसद्दस और भारत भारती की तुलना करते हुए कहा था, ये महत्वपूर्ण है। किसमें कहा था? दोआब में। किसकी तुलना की थी? मुसद्दस और भारत भारती की। वह गुप्त जी अपने समय की प्रगति से कुछ पीछे पड़ गए से जान पड़ते हैं। ये महत्वपूर्ण कथन है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, कि गुप्त जी अपने समय की प्रगति से कुछ पीछे पड़ गए से जान पड़ते हैं। इसी संग्रह में आपने तार सप्तक की समीक्षा की थी। तो किस संग्रह में शमशेर जी ने तार सप्तक की समीक्षा की थी? दोआब में। आपने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि प्रयोग ही तार सप्तक का नारा है, किंतु इस दिशा में इसकी कोई खास विशेषता नहीं लक्षित होती। तार सप्तक की भूमिका ने अज्ञे ने कहा था। किसने कहा था? तार सप्तक की भूमिका में अज्ञे ने कहा था, ये सभी काव्य के सत्य के अन्वेषी हैं। सभी अभी अब उस परम तत्व की खोज में ही लगे हैं, जिसे पा लेने पर कसौटी की जरूरत नहीं रहती, बल्कि जो कसौटी की ही कसौटी हो जाता है। ये महत्वपूर्ण है, अज्ञेय जी का कथन है। इस पर शमशेर की टिप्पणी है कि रामविलास शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन सभी तार सप्तक के कभी किसी ने भी परम तत्व की खोज की बात नहीं कही है। इस दो टूक कथन के बाद आपने सभी कवियों की अंतर्वृत्तियों का सूक्ष्म विश्लेषण किया है।
इस संग्रह की एक अत्यंत विशेषता हिंदी के साथ ही उर्दू के साहित्यकारों की समीक्षा है। यदि यह स्थिति बनी रहती तो आज हिंदी और उर्दू की दूरी बहुत कम हो गई होती। कुछ और गद्य रचनाएं में शमशेर के वे समीक्षात्मक निबंध संग्रहित हैं जो आपने उन्होंने समय समय पर अपने समकालीन कवियों और लेखकों निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, बालकृष्ण राव, कैफी आजमी, अश्क मुक्तिबोध, नामवर सिंह आदि के संबंध में अत्यंत आत्मीय भाव से लिखा है। आगे इतना कुछ महत्वपूर्ण है नहीं। कुछ ऐसे निबंध भी हैं जिनमें उन्होंने अमूर्त कला और साहित्य में प्रयोगवाद जैसे विषयों पर अपने मौलिक विचार व्यक्त किए हैं। इन निबंधों में शमशेर का व्यक्तिगत राग विराग से ऊपर उठा हुआ सह संवेदनशील रचनाकार स्वच्छंद विचरण करता दिखाई देता है। रामविलास शर्मा हमारे जो अगले प्रगतिवादी समीक्षक हैं, कौन है? रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा जी प्रगतिवादी समीक्षकों में अपनी प्रखरता और प्रतिबद्धता के लिए प्रख्यात हैं। प्रेमचंद 1941, यहाँ पे इनकी जो भी रचनाएं हैं उनका प्रकाशन वर्ष आपको अच्छे से याद होना चाहिए। निराला 1946, प्रेमचंद और उनका युग 1952, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1953, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी की आलोचना 1955, आस्था और सौंदर्य 1961, निराला की साहित्य साधना 3 भागों में 1967, 1972, 1976 के 3 खंडों में प्रकाशित हुई। भारतेंदु युग और हिंदी की भाषा की विकास परंपरा 1975, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ये यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। इसके अलावा यूजीसी नेट के बाद कई और एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नई कविता और अस्तित्ववाद 1978, परंपरा का मूल्यांकन 1981, मार्क्सवाद और प्रगतिशील की समस्या 1984 आदि आपकी व्यवहारिक समीक्षा संबंधी स्थायी महत्व की कृतियां हैं। आपने मार्क्सवादी दृष्टि से भाषा, साहित्य, समाज, इतिहास आदि के संबंध में गंभीर चिंतन किया है। उपयुक्त सभी विषयों के संबंध में आपकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हैं। मृत्यु के 1 वर्ष पूर्व भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश शीर्षक से 2 जिल्दों में आपकी महत्वपूर्ण रचना प्रकाशित हुई है। तो कौन सी रचना? भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश। इसमें आपने भारत राष्ट्र के निर्माण और भारतीय संस्कृति के विकास में हिंदी प्रदेश की निर्णायक भूमिका का विस्तृत विवेचन किया है। डॉक्टर शर्मा ने अपने जीवन के अंतिम चरण में भारतीय संस्कृति, दर्शन, इतिहास, साहित्य, समाज आदि के विषय में जो कुछ सोचा, समझा और निर्णय लिया है वह सब इस कृति में एक साथ उपलब्ध है। प्रगतिवादी समीक्षकों में आपका कृतित्व परिणाम और गुणवत्ता दोनों दृष्टियों से श्लाघ्य है। मार्क्सवाद के प्रति आपकी आस्था आजीवन अविचल रही। डॉक्टर शर्मा की समीक्षा पद्धति पर आचार्य शुक्ल का व्यापक प्रभाव है। तो किसका प्रभाव है? आचार्य शुक्ल का भी प्रभाव है। आपने आचार्य शुक्ल की परंपरा को सही मायने में विकसित किया। आपकी अपनी सीमाओं के बावजूद प्रगतिवादी समीक्षकों में शर्मा का व्यक्तित्व अन्यतम है। उपाधि है भावबोध यथार्थ। डॉक्टर शर्मा ने यथार्थवाद को व्यापक दृष्टि से देखा। वे छायावाद में भी प्रगतिशील चेतना और यथार्थवादी रुझान लक्षित करते हैं। छायावाद के पहले के साहित्य में भी सामाजिक यथार्थ को जीवंत परंपरा देखते हैं। इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये, इतना हम आगे बढ़ते हैं। अगले समीक्षक है हमारे मुक्तिबोध जी। मुक्तिबोध की समीक्षा के प्रति लोगों का ध्यान उनकी मृत्यु के बाद आकृष्ट हुआ। इनकी गद्य कृतियों का प्रकाशन भी काफी देर से हुआ। कामायनी एक पुनर्विचार 1961, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 आदि आपकी प्रख्यात समीक्षा पुस्तकें हैं। ये महत्वपूर्ण हैं। मार्क्सवादी समीक्षकों में मुक्तिबोध का व्यक्तित्व विवादास्पद है। समझा जाता है कि भाववादी चिंतन में के संस्कार उनके अंतर तक बने रहे। यह होने पर भी यह निर्विवाद है कि वे प्रगतिशील समीक्षा को नई कविता के संदर्भ में सार्थक बनाने का कार्य मुक्तिबोध ने औरों से कहीं बेहतर तरीके से संपन्न किया। नामवर सिंह की नई कविता संबंधी अनेक मान्यताओं पर मुक्तिबोध का प्रभाव स्पष्ट होता है। तो नई कविता संबंधी जो मान्यता है नामवर जी की, उन पर किसका प्रभाव है? मुक्तिबोध जी का। यह उनके आलोचक भी स्वीकार करते हैं कि मुक्तिबोध ने छायावादी काव्य के प्रति सकारात्मक रुख अपनाया और उनकी प्रगतिशील भूमिका का समर्थन किया।
नई कविता के दौर में उन्होंने बुद्धिजीवियों को में विकसित होने वाले नए अवसरवाद को पहचाना और उसकी भर्त्सना की। साथ ही उन्होंने निम्न मध्य वर्ग में व्याप्त निराशा, घुटन, पराजय, उदासीनता को सामाजिक जीवन स्थितियों की उपज मानकर नई कविता में उसकी अभिव्यक्ति को नैतिक समर्थन दिया। एक सुलझे हुए मार्क्सवादी के रूप में उन्होंने कला के सापेक्ष स्वतंत्रता को स्वीकारा और इसी रूप में उसकी रचना प्रक्रिया का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया। मार्क्सवादी दृष्टि से उन्होंने कामायनी की जो समीक्षा की है वह आज भी विशिष्ट महत्व रखती है। तो जो कामायनी पुनर्विचार है वो एक महत्वपूर्ण कृति है। आगे इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि मुक्तिबोध जी की कौन सी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। शिवदान सिंह चौहान ने सबसे पहले प्रगतिवाद 1946 पर विचार किया। साहित्य की परिक 1946, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954, महत्वपूर्ण साहित्यानुशीलन 1955, आलोचना का मान महत्वपूर्ण 1958, साहित्य की समस्याएं 1958। आपकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियां हैं। आपको यहाँ पे जितनी भी कृतियां दिख रही हैं वे सारी ही महत्वपूर्ण हैं। परिप्रेक्ष्य को सही करते हो 1999 आपकी अंतिम कृति है। तो अंतिम कृति क्या है शिवदान सिंह चौहान की? परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए। इसमें आपने पूरी रचना यात्रा का एक प्रकार से सिंहावलोकन किया है। आलोचना पत्रिका के संस्थापक संपादन के रूप में आपने ऐतिहासिक महत्व का कार्य किया है। इधर बहुत दिनों से आप अस्वस्थ, ये तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये हिंदी की प्रगतिशील आलोचना से लिया गया है, ये कथन महत्वपूर्ण है। मूल्य आंकना ही आलोचक का मुख्य काम है और यह काम वह समुचित ढंग से पूरा करे, सहानुभूति पूर्वक किंतु निष्पक्ष भाव से। हर रचना के वैशिष्ट्य को जांच परख कर किंतु जीवन और इतिहास के व्यापक संदर्भ में रख के अपने व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं को वस्तुपरक विवेचन से समन्वित करके यही आलोचक का दायित्व है। तो आलोचक के दायित्व के बारे में शिवदान सिंह चौहान जी का कथन है जो कि महत्वपूर्ण है। श्री चौहान ने अपनी कृतियों में यथासंभव इस दायित्व को निभाने की चेष्टा की है। अगला भी महत्वपूर्ण कथन है, आप लोग याद रखेंगे या आप लोग, मैं तो नोट डाउन करती जाती हूँ, तो आप लोग भी नोट कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है। विश्व के महान विचारकों की पांत में मार्क्स भी एक महान सत्यान्वेषी विचारक है, लेकिन यह समझ लेना कि वह त्रिकालदर्शी है और उनके साथ ही सत्यान्वेषण की प्रक्रिया समाप्त हो गई सर्वथा गलत है। तो मार्क्स ने ही सत्य मतलब अंतिम नहीं है, इसके आगे भी है। इसलिए आप सत्यान्वेषण की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखने में विश्वास करते हैं। अगले हैं हमारे आलोचक नेमीचंद जैन, एक विवेकशील कवि एवं समीक्षक हैं। मार्क्सवाद में आपकी आस्था है। 1943 में प्रकाशित तार सप्तक के कवि वक्तव्य में उन्होंने कहा, क्या कहा, ये महत्वपूर्ण है, साहित्य में प्रगतिशीलता में मेरा विश्वास है और उसके लिए एक सचेत प्रयत्न का भी मैं भी पक्षपाती हूँ, किंतु कला की सच्ची प्रगतिशीलता कलाकार के व्यक्तित्व की सामाजिकता में है, व्यक्तिहीनता में नहीं। ये महत्वपूर्ण कथन है, नेमीचंद जैन जी का है, इसको स्टार लगा लेंगे कि साहित्य में प्रगतिशीलता में मेरा विश्वास है और उसके लिए एक सचेत प्रयत्न का भी मैं पक्षपाती हूँ, किंतु कला की सच्ची प्रगतिशीलता कलाकार के व्यक्तित्व की सामाजिकता में है, व्यक्तिहीनता में नहीं। अधूरे इनकी रचनाएं हैं। अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, बदलते परिप्रेक्ष्य, जनांतिक, भारतीय नाट्य परंपरा, दृश्य अदृश्य, रंग परंपरा, रंग कर्म की भाषा, तीसरा पाठ, ये सारी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं और आपको इनका प्रकाशन वर्ष भी याद होना चाहिए। अधूरे साक्षात्कार के दूसरे संस्करण में नेमीचंद जैन ने कहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, क्या हिंदी उपन्यास अपना पूरा स्तर प्राप्त किए बिना ही, अपनी पूरी संभावनाओं को चरितार्थ किए बिना ही अनिवार्य रूप से अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा? तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है कि जो उपन्यास है वो बिना अपनी संभावनाओं को पूरा किए या मतलब अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा। ये किसका कथन है? नेमीचंद जैन जी का। अगले समीक्षक है हमारे अमृत राय जी। नई समीक्षा 1943 लिखकर आपने समीक्षा का श्री गणेश किया। सहचिंतन, आधुनिक भावबोध की संज्ञा, विचारधारा और साहित्य आदि आपकी समीक्षात्मक कृतियां हैं। इनकी जो कृतियां हैं ये महत्वपूर्ण है, आप देख लेंगे। आज का मानवतावादी साहित्य, जहां वह रचनाकार के सामाजिक सरोकार का लेखन है, केवल सद्भावनाओं के उद्घोष का साहित्य नहीं रह गया है। सामाजिक न्याय का स्वर उसका व्यापक अंग है। उत्तरोत्तर यही स्वर तीव्र से तीव्रतर होता गया है। इस नए मानवतावादी साहित्य में अन्यायी अत्याचारी शक्तियों के विरुद्ध
क्रोध और घृणा पाई जाती है। इस कारण उसे घृणा का प्रचार करने वाला साहित्य कहकर मानवतावादी साहित्य से बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। किसका कथन है? अमृत राय जी का। किसके विषय में? मानवतावादी साहित्य के विषय में। साहित्य के पक्षधर होने के नाते अमृत राय अपने को मानवतावादी मानते हैं। तो अमृत राय जी अपने आप को कैसे मानते हैं? मानवतावादी। अगला अमृत राय जी का ही कथन है, महत्वपूर्ण है। आप लोग हाईलाइट या जो भी कर रहे हैं आप लिख लेंगे, या जैसे भी आप कर रहे हैं आप बस याद रखेंगे। संसार के श्रेष्ठतम मानवतावादी साहित्य ने मेरे मानस को रंगा है, मेरी साहित्यिक सांस्कृतिक रुचियों को संस्कारों को बनाया है, और उन्हीं की रोशनी में मुझसे जो कुछ बन सका मैंने लिखा है। वही जैसा है मेरा श्रेष्ठतम निवेदन है। तो संसार के श्रेष्ठतम मानवतावादी साहित्य, मानवतावादी यानी कि अमृत। मानव को क्या चाहिए? अमृत। रांगे राघव के दृष्टिकोण में मार्क्सवाद के प्रति आस्था है किंतु आग्रह नहीं। उनकी आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली पुस्तकें उनके समीक्षक व्यक्तित्व को स्पष्ट कर देती हैं। आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार महत्वपूर्ण, काव्य कला और शास्त्र, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, समीक्षा और आदर्श, काव्य यथार्थ और प्रगति, काव्य के मूल विवेच्य आदि रांगे राघव जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये आप याद रखेंगे। अगले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आप जेएनयू का पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो आपको नामवर सिंह की रचनाओं से लेकर उनके बारे में एक एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन नामवर जी से आते ही आते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह साहित्य चेतना को व्यापक जनजीवन से संबंध देखना चाहते हैं। इसी दृष्टि से उन्होंने आधुनिक एवं प्राचीन हिंदी साहित्य का मूल्यांकन किया। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952, छायावाद 1955, इतिहास और आलोचना 1957, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1962, कहानी नहीं कहानी 1965, कविता के नए प्रतिमान 1968, दूसरी परंपरा की खोज 1982, वाद विवाद संवाद 1989 आदि उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। तो ये जो कृतियां हैं आपको महत्वपूर्ण सारी याद करनी है। आगे और भी आएंगी। इनके जो नोट्स थे उसका संपादन किया काफी लोगों ने, तो मैं उनका नाम भी बताऊंगी, तो वो महत्वपूर्ण है। कविता के नए प्रतिमान में आपने नई कविता की समीक्षा, काव्य भाषा की सृजनशीलता, काव्य बिंब, काव्य संरचना, काव्यानुभूति की जटिलता और बनावट, विसंगति और विडंबना आदि प्रतिमानों के आधार पर की है। उस समय आपके रूपवादी झुकाव की आलोचना की गई थी। अब आपने स्वीकार किया है कि खुद नामवर जी का कथन है यहाँ पे, उन्होंने उसमें रूपवाद की आलोचना भी रूपवादी ढंग से की गई, अर्थात तार्किक आधार पर उसका खंडन किया गया है, ऐतिहासिक आधार पर नहीं किया गया है। कथन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ भी हो, नामवर सिंह आज रामविलास शर्मा की तरह प्रगतिवादी समीक्षक के आधार स्तंभ हैं। उनकी मान्यताओं और निर्णयों में मतभेद हो सकता है, किंतु साहित्य से जुड़े हुए बुनियादी प्रश्नों, जनतंत्र और समालोचना, आलोचना की स्वायत्तता, कविता की राजनीति, आलोचना और संस्थान, मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र के विकास की दिशा, आलोचना की भाषा, प्रगतिशील साहित्य धारा में अंधलोकवादी रुझान, काव्य की दूसरी परंपरा पर उन्होंने जो विचार समय समय पर व्यक्त किए हैं वे अत्यंत उत्तेजक और प्रेरक हैं। डॉक्टर नामवर सिंह ने कथा समीक्षा के क्षेत्र में भी पहल की है। उन्होंने कहानी नई कहानी पुस्तक, उनकी जो नई कहानी पुस्तक है इसका प्रमाण है। तो कथा सहित समीक्षा में भी उन्होंने रचना की है। आलोचना पत्रिका के संपादक के रूप में नामवर सिंह जी ने हिंदी में प्रगतिशील आलोचना को निश्चित रूप से एक नई दिशा, नया मूल स्तर प्रदान किया। पटना में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ की विचार सभा में आपने कुल 5 वक्तव्य अत्यंत सारगर्भित और प्रेरक हैं। अब उन्हें राजकमल प्रकाशन से आलोचक के मुख से, तो आलोचक के मुख से क्या है, जो उनके भाषण थे जो कि उन्होंने पटना में दिए थे प्रगतिशील लेखक संघ के विचार सभा में, वही आलोचक के मुख से राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित कराया है। सन 1910 में डॉक्टर आशीष त्रिपाठी के संपादन में उनकी 4 नई पुस्तकें, कविता की जमीन और जमीन की कविता महत्वपूर्ण, प्रेमचंद और भारतीय समाज महत्वपूर्ण, जमाने से दो दो हाथ महत्वपूर्ण, हिंदी का गद्य पर्व, ये जेएनयू के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, हिंदी का गद्य पर्व प्रकाशित हुई है।
इन पुस्तकों में पिछले 30 वर्षों से उनके द्वारा दिए गए व्याख्यान या आलोचना पत्रिका में प्रकाशित संपादकियों के एक साथ इकट्ठा करके इनका प्रकाशन कर दिया गया है। 2012 में आशीष त्रिपाठी ने के संपादन में ही 2 और पुस्तकें आलोचना और विचारधारा साहित्य की पहचान प्रकाशित हुई। 2018 में आशीष त्रिपाठी के संपादन में नामवर जी की 5 और पुस्तकें प्रकाशित हुई। आप नोट करते जाएंगे कि मतलब 2010 में, 2012 में, 2018 में कितनी। तो पूर्व रंग, आलोचना और संवाद, द्वाभा, छायावाद, प्रसाद निराला और महादेवी पंत, रामविलास शर्मा आदि प्रकाशित की। नामवर सिंह के बाद विशंबरनाथ उपाध्याय अगले जो प्रगतिवादी समीक्षक हैं। विशंबरनाथ उपाध्याय, रमेश कुंदल मेघ, शिव सागर मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी, धनंजय वर्मा, नंदकिशोर नवल, शंभुनाथ सिंह, कमला प्रसाद, मैनेजर पांडे, मधुरेश, डॉक्टर प्रदीप सक्सेना आदि अनेक लेखकों ने मार्क्सवादी समीक्षा को गति और शक्ति प्रदान दी। कि जो यहाँ पे ये जो नाम है वो बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा जाता है कि मार्क्सवादी समीक्षा कौन है, कौन नहीं है। विशंबरनाथ उपाध्याय ने प्रगतिशील दृष्टि से प्राचीन और नवीन साहित्य का विस्तृत अध्ययन किया है। समीक्षा के सिद्धांत और पक्ष और उसके विनियोग दोनों में उनकी समान गति है। पंत जी की नूतन काव्य और दर्शन 1955, हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि, निराला की साहित्य साधना, ये निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा जी की भी है और निराला की साहित्य साधना विशंबरनाथ उपाध्याय जी की भी है और प्रकाशन वर्ष बस अलग है। आधुनिक कविता सिद्धांत और समीक्षा, कबीरदास, समकालीन साहित्य सिद्धांत और साहित्य, समकालीन कविता की भूमिका महत्वपूर्ण, जलते और उबलते प्रश्न महत्वपूर्ण, स्वातंत्र्योत्तर कथा साहित्य, भारतीय काव्य शास्त्र का द्वंद्वात्मक आलोक में अध्ययन, मीमांसा और पूर्व पुनर्मूल्यांकन, समकालीन मार्क्सवाद, सिद्ध सरहपा महत्वपूर्ण, भारतीय काव्यशास्त्र का इतिहास महत्वपूर्ण आदि आपकी उल्लेखनीय समीक्षात्मक कृतियां हैं। तो इनकी जितनी भी कृतियां हैं आपको उनके नाम अच्छे से याद होने चाहिए। रमेश कुंतल मेघ ने मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र का गंभीर अध्ययन किया है। मिथक और स्वप्न, कामायनी के मनस सौंदर्य की सामाजिक भूमिका 1962। यहाँ जितनी भी इनकी रचनाएं हैं वे महत्वपूर्ण है। मध्यकालीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्य बोध, आधुनिक बोध और आधुनिकीकरण, तुलसी आधुनिक वातायन से महत्वपूर्ण, कला शास्त्र और मध्यकालीन भाषिक की क्रांतियां, सौंदर्य मूल्य और मूल्यांकन, क्योंकि समय एक शब्द है महत्वपूर्ण, अथाओ सौंदर्य जिज्ञासा, साक्षी है सौंदर्य प्रासनिक की आदि आपकी महत्वपूर्ण बहुचर्चित कृतियां हैं। यहाँ परमानंद श्रीवास्तव जी का एक कथन है रमेश कुंतल मेघ जी के लिए, ये महत्वपूर्ण है। इतनी सारी ज्ञानात्मक दिशाओं को एक साथ छूने संभालने के क्रम में हम एक संदर्भ शास्त्र तो बना सकते हैं, सुलझे हुए विचारों का ऐसा प्रबंध नहीं निर्मित कर पाते जिनके भीतर से उभरने वाले प्रश्न या चुनौतियां तत्काल हमें विचलित कर सकें। इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। अगले मार्क्सवादी समीक्षक हैं शिव कुमार मिश्र। प्रतिबद्ध मार्क्सवादी समीक्षक, आपकी समीक्षा साफ सुथरी और निर्णयात्मक होती है। कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा, वृंदावन लाल वर्मा उपन्यास और कला, नया हिंदी काव्य, आधुनिक कविता और युग दृष्टि, प्रगतिवाद, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास तथा सिद्धांत, यथार्थवाद, ये दोनों कृतियां महत्वपूर्ण हैं। साहित्य और सामाजिक संदर्भ, प्रेमचंद विरासत का सवाल, दर्शन साहित्य और समाज, भक्ति काव्य और लोक जीवन, हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना के प्रगतिशील आयाम, मार्क्सवादी देव मूर्तियां नहीं गढ़ता, ये भी महत्वपूर्ण रचना है इनकी। साहित्य, इतिहास और संस्कृति, सांप्रदायिकता और हिंदी उपन्यास आदि आपके प्रसिद्ध समीक्षात्मक ग्रंथ हैं। इनके बारे में और कुछ इतना पढ़ना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जिनकी इतनी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी एक संवेदनशील मार्क्सवादी समीक्षक हैं। हिंदी आलोचना 1970 बहुत अच्छी बुक है। लोकवादी तुलसीदास, ये भी पुस्तक अच्छी है। मीरा का काव्य, ये तो हमारे सिलेबस में ही है। देश के इस दौर में कुछ कहानियां, कुछ विचार, हरिशंकर परसाई, केदारनाथ अग्रवाल का रचना लोक, उपन्यास का अंत नहीं हुआ है, कहानी के साथ साथ और आलोचना का सामाजिक दायित्व, तो इनकी महत्वपूर्ण समीक्षात्मक कृतियां हैं। अगले हैं हमारे नंदकिशोर नवल जी। इनकी 3 आलोचनात्मक पुस्तक है, मानववाद और साहित्य, आधुनिक हिंदी और मानवीय अर्थवत्ता, प्रेमचंद की प्रगतिशीलता, नंदकिशोर नवल जी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं।
धनंजय वर्मा ने आस्वाद के धरातल में साहित्य की समकालीन अतिवाद और वर्गीय दृष्टियों के बीच संतुलन की खोज की है। इनकी रचना का क्या नाम है? आस्वाद के धरातल। निराला काव्य का पुनर्मूल्यांकन, अगली हस्तक्षेप, आलोचना की रचना यात्रा, आधुनिकता के बारे में 3 अध्याय, आधुनिकता के प्रतिरूप, समावेशी आधुनिकता, हिंदी कहानी का रचना शास्त्र, हिंदी कहानी का सफरनामा, हिंदी उपन्यास का पुरावतरण, आलोचना के सरोकार, परम अभिव्यक्ति की खोज, मुक्तिबोध का पुनर्मूल्यांकन, आलोचना की जरूरत, आलोचना का अतरंग, आलोचना की सीमांत, आलोचना के आयाम, आलोचना, आधुनिक कवि विमर्श आदि महत्वपूर्ण कृतियां हैं। अभी जैसे आप लोग ये इतनी सारी आलोचनात्मक रचनाएं देख रहे होंगे और जैसे आप कोई गाइड देखते हैं तो उसमें सारी आलोचनात्मक कृतियां नहीं होती, तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ, जब भी मैं ऐसी कोई क्लास अटेंड करती हूँ तो मैं उसके साथ एक स्टिकी नोट्स लेती हूँ और अपनी गाइड को खोल के रखती हूँ, और वहां पे जैसे धनंजय वर्मा और जो कृतियां सामने नहीं लिखी हैं तो मैं उस स्टिकी नोट पे लिख के अपनी जो भी गाइड है वहां पे लगा लेती हूँ। इस तरीके से जब मैं एंड टाइम पे रिवाइज करती हूँ तो मेरे पास सारी रचनाओं का कलेक्शन होता है। नंदकिशोर नवल नई पीढ़ी के प्रगतिशील आलोचकों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आपने काव्य और गद्य साहित्य दोनों की समीक्षा में अपनी गहरी साहित्यिक समझदारी का परिचय दिया है। कविता की मुक्ति, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी आलोचना का विकास, प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र, शब्द जहां सक्रिय है, यथा प्रसंग, मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना, समकालीन कथा, काव्य यात्रा, दृश्यालेख, मुक्तिबोध, निराला कृति से साक्षात्कार, दो रचना का पक्ष, शताब्दी की कविता, पार्श्व छवि, निराला काव्य की छवियां, कविता पहचान का संकट, निकष, क्रमभंग, पुनर्मूल्यांकन, मैत्री शरगुप्त, हाशिए, तुलसीदास, आधुनिक हिंदी कविता का इतिहास, रीति काव्य, रचनालोक, सूरदास, दिनकर अर्धनारीश्वर के कवि, हिंदी कविता अभी बिल्कुल अभी, अज्ञे, नागार्जुन और उनकी कविताएं आदि इनकी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक रचनाएं हैं। अपनी सद्य प्रकाशित पुस्तक कविता पहचान का संकट में आपने काव्य सौंदर्य तो कविता पहचान का संकट किसकी रचना है? नंदकिशोर नवल जी की। मैं आपने काव्य सौंदर्य के तुलना प्रकाश से की है, तो काव्य सौंदर्य की तुलना किससे की है? प्रकाश से। आपने बताया कि कविता का वास्तविक सौंदर्य प्रकाश की तरह है, जिसे आज के प्रगतिशील कहे जाने वाले आलोचक देख नहीं पाते, मात्र प्रकाशित वस्तु के विवेचन में ही उलझे रहते हैं। अगले हैं हमारे कमला प्रसाद। हिंदी के उन आलोचकों में हैं जिनका जीवन और रचना कर्म दोनों ही मार्क्सवाद से प्रभावित हैं। इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण है, मतलब आप देख सकते हैं इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार नजर डाल के चलेंगे। साहित्य शास्त्र, छायावाद, प्रकृति और प्रयोग, छायावादोत्तर काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, दरअसल साहित्य और विचारधारा, रचना और आलोचना की द्वंद्वात्मकता, यशपाल, आधुनिक हिंदी कविता, समकालीन हिंदी निबंध, आलोचना और आलोचना, आलोचना का लोकतंत्र आदि इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। अगले मैनेजर पांडे जी हैं। मैनेजर पांडे जी की सारी कृतियां महत्वपूर्ण हैं। कुल 10 समीक्षात्मक पुस्तकें लिखी हैं। साहित्य और इतिहास दृष्टि, शब्द और कर्म, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका महत्वपूर्ण, भक्ति आंदोलन और सूर्य का काव्य, आलोचना का की सामाजिकता, सूरदास, हिंदी कविता का अतीत और वर्तमान, भारतीय लेखन में प्रतिरोध की संस्कृति, आलोचना में सहमति और असहमति, उपन्यास और लोकतंत्र आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगले हमारे आलोचक हैं मधुरेश। आज की हिंदी कहानी, विचार और प्रतिक्रिया, सिलसिला, समकालीन कहानी की पहचान, देवकी नंदन खत्री, संप्रति, समकालीन हिंदी उपन्यास में संवेदना से सरोकार, रांगे राघव राहुल का कथाकर्म, हिंदी कहानी का विकास महत्वपूर्ण, अमृतलाल नागर, व्यक्तित्व एवं रचना संसार, हिंदी उपन्यास का विकास, नई कहानी, पुनर्विचार, भैरव प्रसाद गुप्त, हिंदी उपन्यास सार्थक की पहचान, हिंदी आलोचना का विकास महत्वपूर्ण, कहानीकार जैनेन्द्र, पुनर्विचार, यशपाल के उपन्यास, आलोचना, प्रगतिवाद की संस्कृति, मार्क्सवादी आलोचना और शिवदान सिंह चौहान, शिनाख्त, समय, समाज और उपन्यास, मार्क्सवादी जीवन दृष्टि और रांगे राघव, स्त्री की दुनिया महत्वपूर्ण, होना भीष्म साहनी का, काले दौर में एक चेतावनी की तरह, आलोचना का संकट, ऐतिहासिक उपन्यास, इतिहास और इतिहास, सीढ़ियों पर उपन्यास आदि इनकी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियां हैं। अगले हैं हमारे शंभूनाथ सिंह जी।
दिनकर एक पुनर्विचार, साहित्य और जनसंघर्ष, ये दिनकर एक पुनर्विचार पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। साहित्य और जनसंघर्ष, तीसरा यथार्थ, मिथक और आधुनिक कविता, बौद्धिक उपनिवेशवाद की चुनौती और रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद का पुनर्मूल्यांकन, दूसरे नवजागरण की ओर, धर्म का दुखांत, ये महत्वपूर्ण है। हिंदी संस्कृति की उत्तर कथा, दुस्समय में साहित्य, हिंदी नवजागरण की संस्कृति और सभ्यता से संवाद, किसने किया है सभ्यता से संवाद? तो हमारे शंभुनाथ सिंह जी ने। डॉक्टर रामविलास शर्मा, भारतीय अस्मिता और हिंदी, कविता कवि की नई दुनिया, राष्ट्रीय पुनर्जागरण और रामविलास शर्मा, उपनिवेशवाद और हिंदी आलोचना, हिंदी उपन्यास, राष्ट्र और हाशिए आदि आपकी समीक्षात्मक कृतियां हैं। अगले हमारे आलोचक हैं डॉक्टर प्रदीप सक्सेना का मार्क्सवादी आलोचना में महत्वपूर्ण योगदान है। 1857 और भारतीय नवजागरण, तिलिस्मी साहित्य का साम्राज्यवाद, विरोधी चरित्र आदि प्रकाशित कृतियां हैं। प्रदीप सक्सेना जी का कथन जो मैंने जब हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर सॉल्व कराया था, तो रामचंद्र तिवारी से ही देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास के विषय में प्रदीप सक्सेना जी का ही कथन था। उन्होंने हिंदी नवजागरण की नई व्याख्या प्रस्तुत करने के साथ साथ देवकीनंदन खत्री के उपन्यास में भी साम्राज्य विरोधी चेतना को देखने का कार्य करके पहले खत्री के उपन्यासों की नई व्याख्या प्रस्तुत की। नई पीढ़ी के प्रगतिशील समीक्षक हैं चंद्रवली सिंह, चंद्रभूषण तिवारी, सुरेंद्र चौधरी, खगेंद्र ठाकुर, कर्ण सिंह चौहान, ये महत्वपूर्ण है। श्याम कश्यप और ओम प्रकाश ग्रेवाल आदि उल्लेखनीय हैं। आगे का जो नई भावबोध और नई समीक्षा हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। चलिए आइए इस क्लास के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आज है हमारे रामचंद्र तिवारी जो भाग 13 है उसके प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मूल्य आंकना ही आलोचक का मुख्य काम है और यह काम वह समुचित ढंग से पूरा करे, सहानुभूतिपूर्वक किंतु निष्पक्ष भाव से, हर रचना के वैशिष्ट्य की को जांच परख कर किंतु जीवन और इतिहास के व्यापक संदर्भ में रख के अपनी व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं को वस्तु पर परक विवेचन से समन्वित करके, यही आलोचक का दायित्व है। कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए प्रकाशन गुप्त, ऑप्शन बी शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन सी नेमीचंद जैन या ऑप्शन डी अमृत राय। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिवदान सिंह चौहान। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व के महान विचारकों की पांत में मार्क्स भी एक महान सत्यान्वेषी विचारक हैं, लेकिन यह समझ लेना कि त्रिकालदर्शी थे और उनके साथ ही सत्यान्वेषण की प्रक्रिया समाप्त हो गई, सर्वथा गलत है। कथन किस आलोचक का है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए प्रकाशन गुप्त, बी शिवदान सिंह चौहान, सी नेमीचंद जैन या डी अमृत राय। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शिवदान सिंह चौहान। क्वेश्चन नंबर 3 है, साहित्य की प्रगतिशीलता में मेरा विश्वास है और उसके लिए यह सचेष्ट प्रयत्न का भी मैं पक्षपाती हूँ, किंतु कला की सच्ची प्रगतिशीलता कलाकार के व्यक्तित्व की सामाजिकता में है, व्यक्तिहीनता में नहीं। कथन किस आलोचक का है? हमारे ऑप्शन है ए नेमीचंद जैन, बी शिवदान सिंह चौहान, सी प्रकाशन गुप्त या डी अमृत राय। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेमीचंद जैन। क्वेश्चन नंबर 4, मानवतावादी साहित्य जहां तक रचनाकार के सामाजिक सरोकार का लेखन है, केवल सद्भावनाओं के उद्घोष का साहित्य नहीं रह गया है, सामाजिक न्याय का स्वर इसका आवश्यक अंग है। उत्तरोत्तर यही स्वर तीव्र से तीव्रतर होता गया। इस नए मानवतावादी साहित्य में अन्यायी अत्याचारी शक्तियों के विरुद्ध क्रोध और घृणा पाई जाती है। इस कारण उसे घृणा का प्रचार करने वाला साहित्य कहकर मानवतावादी साहित्य से बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए नेमीचंद जैन, ऑप्शन बी शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन सी अमृत राय या ऑप्शन डी प्रकाशन गुप्त। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अमृत राय। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या हिंदी उपन्यास अपना पूरा स्तर प्राप्त किए बिना ही, अपनी पूरी संभावनाओं को चरितार्थ किए बिना ही अनिवार्य रूप से अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा?
कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है ए अमृत राय, बी शिवदान सिंह चौहान, सी प्रकाश चंद्र गुप्त या डी नेमी चंद्र जैन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी नेमी चंद्र जैन। आधे अधूरे साक्षात्कार जिसकी द्वितीय संस्करण की भूमिका में नेमी चंद्र जैन जी ने कहा है। उम्मीद करूंगी क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और इसके अलावा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा जो कोड है, अगर आप कोई बैच परचेज करना चाहते हैं तो मेरा कोड शैली11 का यूज़ करें और हमारी बैचेस से जुड़ें। थैंक यू सो मच।